नमस्कार। तो देखिए एचएएस का एग्ज़ाम जो है वो अभी हो चुका है 2024 में, और आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है एलाइड का एग्ज़ाम। तो एचएएस के एग्ज़ाम को हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं ताकि एलाइड के एग्ज़ाम में और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अलग अलग एग्ज़ाम है उनमें हेल्प मिल सके। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर जो है वो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो आगे चलेंगे, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो पार्ट अगर नहीं देखा है उसको देख लेना, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। और ये जो एचएएस 2024 के पार्ट है ना, इनकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा ताकि वो चारों के चारों पार्ट, 4 पार्ट आएंगे 25-25 क्वेश्चन के, वो एक ही प्लेलिस्ट से आपके सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 विच इंडियन सिटी एमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड। तो बोलते हैं कि वर्ष 2024 में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे जो प्रदूषित शहर है वो कौन सी है। अगर हम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें कि इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये बेगूसराय कहाँ पर पड़ता है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेगूसराय जो है वो बिहार में पड़ता है, और बिहार में ये पड़ता है, आपने ध्यान रखना है। बेगूसराय के बाद दूसरा नंबर है गुवाहाटी का। गुवाहाटी जो है वो इसके बाद जो कि असम में पड़ता है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर है। और अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल इंडिया में क्या हाल है, तो इंडिया का भी यही हाल है कि तीसरा नंबर जो है वो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में। पहला और दूसरा किसका है, देखो पहला नंबर बांग्लादेश का है और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है, तीसरा नंबर इंडिया का यहाँ पर आता है, तो इतना ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, बोलते हैं विच पोजीशन इंडिया गॉट इन EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो देखो ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसके द्वारा निकाला जाता है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन निकालता है, तो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको निकालता है। 2023 में पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक रहा, तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 41 रहा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इंडिया का रैंक यहाँ पर 41 रहा, ये तो आपने ध्यान रख लेना है। कुछ और इंडेक्स हैं हमारे पास जिनको हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में जब जारी किया गया 2023 में, तो 67 रैंक इंडिया का यहाँ पर था, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो है वो जारी किया गया। 2023 में इंडिया का रैंक 161 रहा। 2024 अभी हमने कल ही पढ़ा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है, तो वो आप कमेंट करके बता देंगे। एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी आता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 में अगर हम इंडिया का रैंक देखेंगे तो 93rd 2023 में इंडिया का रैंक था, ये भी नोट करें। और साथ में आपने ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ध्यान रखना है, इसको IMD निकालता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो उसको निकालती है। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा 40, 40वां नंबर जो है वो इंडिया का रहा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इससे पहले 2023 की हम बात कर रहे हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो है वो इंडिया का रैंक 111 रहा, वो भी आपने ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया का रैंक 40 रहा, 40वां रैंक जो है वो इंडिया का इसमें रहा। बहुत सारे रैंक हमने डिस्कस किए, ऐसे याद नहीं रहेंगे, लिखने पड़ेंगे तभी याद रहेंगे, तभी रिवाइज होंगे। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द US गोल्फ एसोसिएशन। तो बोलते हैं US गोल्फ एसोसिएशन का ये सर्वोच्च सम्मान है बॉब जोन्स अवार्ड, तो इसके लिए किसको चुना गया है। देखो इसके लिए चुना गया है टाइगर वुड्स को, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड्स का एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर वुड्स कौन सी खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट वन बतानी है। पहली में बोलते हैं द सिंकुला टनल इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,855 फीट। सिंकुला टनल जो है वो 15,855 फीट की ऊंचाई पर है। और द लेंथ ऑफ अटल टनल इज अबाउट 6.02 किलोमीटर की टनल, जो अटल टनल है इसकी लेंथ 6.02 किलोमीटर है। देखो सबसे पहले सिंकुला टनल की हम बात करेंगे कि सिंकुला टनल जो है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। सिंकुला टनल 15,855 मीटर एल्टीट्यूड पर ही स्थित है, बिल्कुल सही ये बात यहाँ पर ये कही गई है। अगर हम बात करें दूसरी स्टेटमेंट की कि लेंथ ऑफ अटल टनल, तो भाई इसकी जो लेंथ जो है
वो 9.02 किलोमीटर है। कितनी? 9.02 किलोमीटर। तो ये गलत नहीं होगा कभी भी, ये गलत है सिंकुलर अटल टनल का, और सिंकुलर टनल तो सही दिया गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कोई डाउट मत रखना मन में, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बोलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं राम मंदिर इज डिजाइंड इन मारू गुजारा सब स्टाइल। तो कि राम मंदिर जो है ना, राम मंदिर को जो है मारू गुजरा उपशैली में डिज़ाइन किया गया। आगे बोलते हैं राम मंदिर को अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा डिज़ाइन किया गया। देखो राम मंदिर की बात करें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, पहली भी दूसरी भी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसका सही आंसर आ जाएगा। राम मंदिर जो है ना मारू गुजरा सब स्टाइल में ही जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और राम मंदिर को अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर को इनॉग्रेट कब किया गया था? जब इनॉग्रेट किया गया था तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था बहुत ज़्यादा। देखो राम मंदिर को जो था, जो अयोध्या में राम मंदिर है, उसको 22 जनवरी 2024 में जो है वो एक तरह से जो उसके रिचुअल्स थे वो पूरे कर दिए गए और मंदिर को फिर ओपन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोला गया है। यहाँ पर बोलते हैं बब एल मंदेब स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन है। बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ द बल एल मंदेब स्ट्रेट ऑफ द टिप ऑफ यमन इज अ मैरीटाइम चोक पॉइंट इन रेड सी क्राइसिस। तो बोलते हैं कि ये जो यमन के सिरे पर स्थित बब अल मंदेब जलडमरू है, जलडमरू मध्य है, ये लाल सागर संकट में एक समुद्री अवरोध बिंदु है। आगे बोलते हैं बब अल मंदेब जल डमरू मध्य लाल सागर का पश्चिमी प्रवेश द्वार है। देखो दोनों स्टेटमेंट्स की बात करेंगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखो यहाँ पर बल अल मंदेब स्टेट का आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो है वो ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट जो है वो हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं तो देखो ये जो बब अल मंदेब जलडमरू है ना, ये लाल सागर के पश्चिमी द्वार प्रवेश बनाता है। नहीं, ये जो बब अल मंदेब स्ट्रेट है ये जो है साउदर्न एंट्रेंस जो है वो बनाता है, वेस्टर्न नहीं, ये साउदर्न एंट्रेंस जो है वो बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये पता चल गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट कंप्लीटिंग 1000 रन्स फ्रॉम यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज। तो बोलते हैं कि आयु के हिसाब से 1000 रन पूरे करने वाले निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। आपको जो है वो क्या करना है, सबसे कम से सबसे बड़े तक, मतलब सबसे कम आयु किसकी थी, फिर बड़े बड़े ऐसे करना है जिन्होंने 1000 रन जो है वो पूरे किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरे में सचिन तेंदुलकर सबसे पहले आएगा और उसके बाद जो है वो सचिन तेंदुलकर के बाद जो है कपिल देव जो है वो आ जाएगा। कपिल देव के बाद जो है वो जो नेक्स्ट वन आएगा वो रवि शास्त्री जो है वो आ जाएगा और उसके बाद यशस्विनी जायसवाल जो है वो आ जाएगा। तो ये है, ये आपने ध्यान रखना है कि यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज हैं ये, जिन्होंने 1000 रन जो था वो पूरे किए थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन तो रिपीट भी हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है, रिपीट होने के चांसेस हैं भी इसको। आगे फिर से बोला गया है अरेंज करने के लिए, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों को उनके कालानुक्रमित क्रम से जो है वो व्यवस्थित कीजिए। अब पता होना चाहिए कि कौन सा डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेशनल मैथमेटिक्स डे दिया गया है, नेशनल साइंस डे जो है वो दिया गया है, ये सारे डे हमने पढ़े हुए हैं। अगर हम सबसे पहले नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करते हैं कि कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जो है दिसंबर 22 को जो है वो मनाया जाता है। दिसंबर 22 को ये मनाया जाता है। अगर हम नेशनल साइंस डे की बात करते हैं कि नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे भी बहुत ही इजी डे है और फरवरी के महीने में मनाया जाता है और 28 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और भारत रत्न CV रमन को जो है इस दिन जो है वो श्रद्धांजलि दी जाती है। इन्होंने रमन इफेक्ट 1928 में जो था वो डिस्कवर किया था। और 2024 में जो ये अपना नेशनल साइंस डे मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, वो हमने डिस्कस की हुई है। नेशनल यूथ डे की बात की गई है कि नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखो नेशनल यूथ डे की बात करते हैं तो ये जो है वो मनाया जाता है जनवरी के महीने में और 12 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। 12 जन को ये मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी 2024 में? इसकी थीम रखी गई थी अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी।
और वैसे ही नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की बात करेंगे तो ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है और दिसंबर की ये 14 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अब इनको क्रोनोलॉजिकली जो है वो ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले तो जनवरी महीना आ जाएगा, मतलब तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद फेब महीना दूसरा आ जाएगा। उसके बाद दिसंबर 14 सबसे पहले आ जाएगा, चौथा, और उसके बाद पहला जो है वो आ जाएगा। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो 33 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये पता चल गया आपको सारा इसके बारे में। आगे बोलते हैं अरेंज द अक्रेंस ऑफ फॉलोइंग ग्लोबल समिट ऑफ 2024 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो 2024 में जो समिट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो अरेंज करना है। तो 34 का अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो है वो 2024 में कब हुई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है ना 2024 में, वो फरवरी और मार्च 2024 में हुई, फेब और मार्च 2024 में हुई, ये आपने ध्यान रखना है। और G7 की समिट की अगर हम बात करते हैं तो G7 की समिट जो है ये जून के महीने में हुई थी, 13 to 15 जून जो है ये हुई थी। जून में आपने ध्यान रखना है 2024 इस दिन ये हुई थी। अगर आप उसके बाद यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो ये कब हुई, ये अक्टूबर नवंबर 2024 में हुई, अक्टूबर नवंबर 2024 में, ये आपने ध्यान रखना, मतलब होगी अभी ये, ठीक है जी। और G20 की बात करते हैं तो G20 जो है ये नवंबर में होगी, नवंबर 2024 में, तो ये नवंबर में होगी। इसी हिसाब से क्रोनोलॉजिकली जब ऑर्डर इसको आप अरेंज करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका तो पता चल गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट वन बतानी है। बोलते हैं रीसा इज़ अ ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस ऑफ आसाम, कि जो रीसा है ये ट्रेडिशनल ड्रेस है असम की। तो रीसा देखो असम की ड्रेस नहीं है, ये त्रिपुरा की ड्रेस है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी क्योंकि ये त्रिपुरा की है, पहली स्टेटमेंट गलत है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट पटना, पटना बिल्कुल सही बात है कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में इनॉग्रेट किया गया। आगे बोलते हैं अंडर मेट्रो रेल सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन कोलकाता, तो बिल्कुल सही बात है कि अंडर मेट्रो रेल सर्विस जो है वो कोलकाता में इनॉग्रेट की गई। और फोर्थ वन में बोलते हैं कि सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो देखो ये आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में नहीं जो है वो स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट कहाँ पर किया गया है, ये अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है, अहमदाबाद में ये स्टार्ट किया गया है सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इस हिसाब से दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, पहली और चौथी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है दूसरी और तीसरी, यानी कि ऑप्शन सी 35 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 36 देखिए क्या बोलते हैं। 36 में बोलते हैं, देखो बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ से बच जाएगा अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे पेपरों को, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है वो ब्राउजिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। आगे एक्सपोसेट के बारे में दिया गया है। तो एक्सपोसेट के बारे में हमने उस टाइम भी पढ़ा था, जनवरी महीने में 1 तारीख को ही। एक्सपोसेट की बात करते हैं तो बोलते हैं एक्सपोसेट विल अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल, की एक्सपोसेट जो है ना, एक्सपोसेट ब्लैक होल के रहस्यों का पर्दा उठाएगा। और आगे बोलते हैं एक्सपोसेट की लागत 188 मिलियन डॉलर है। तीसरे में बोलते हैं एक्सपोसेट का जीवन काल 2 साल होने की उम्मीद है। और चौथे में बोलते हैं एक्सपोसेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अगर हम हर एक स्टेटमेंट को देखेंगे इस क्वेश्चन की तो हमें पता चलता है कि एक्सपोसेट ब्लैक होल के रहस्यों का पर्दा उठाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक्सपोसेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये भी सही बात है। तो पहली और चौथी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। 36 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो एक्सपोसेट की बात करते हैं ना, तो इसकी लागत 188 मिलियन नहीं थी डॉलरों में, इसकी लागत बिल्कुल ही कम थी, $33 मिलियन जो था वो इसकी कीमत थी, लागत थी सॉरी। और 188 मिलियन की अगर हम बात करते हैं ना, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था एक IXPE। तो ये जो IXPE नासा ने लॉन्च किया था ना, उसकी लागत थी 188 मिलियन, और वो 2021 में नासा ने जो था वो लॉन्च किया था, वो आपने ध्यान रखना है। और एक्सपोसेट का उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो कितना जो है वो प्रेडिक्टेड है या फिर अनुमान है, तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 5 ईयर, 2 नहीं एटलीस्ट 5 ईयर जो है वो इसका लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपका बड़े अच्छे से। अगर तैयारी आप एलाइड की कर रहे हैं और सीरियस एक एस्पिरेंट हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। देखो रिवीजन तो आपने लगभग कर ही लिया होगा और साथ में टेस्ट सीरीज
प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीट से जो है वो आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा, नई चीज़ें नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे और वही चीज़ें एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। और एलाइड के एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा है और इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। खासकर जब नेगेटिव मार्किंग हो तब और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बोलते हैं 37 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर बताया गया है कि गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा में। बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ पर ही ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं कि इन जो कोलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है आपके पास। अब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आइडिया के बारे में बात करते हैं। देखो, यूएसए का ये आइडिया नहीं था, ये 2015 में स्टेबलाइज किया गया इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से। तो 2015 इंडिया फ्रांस आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं क्वेड हैज़ ब्राउट टुगेदर इंडिया एंड रशिया, कि क्वेड ने इंडिया और रशिया को एक साथ लाया। देखो, अगर हम क्वेड के मेंबर्स की बात करते हैं तो क्वेड में रशिया मेंबर नहीं है, पहली बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। रशिया यहाँ का मेंबर नहीं है क्वेड का। क्वेड में 4 कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। 4 कंट्रीज़ में अपना भारत यहाँ पर आता है, इंडिया, जापान साथ में यहाँ पर आता है, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो फ्रांस का तो क्वेड से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है आपकी, पहली दूसरी सही थी। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर 38 में बोलते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्णा वॉज अवॉर्डेड द 2023 मैरकॉनी अवार्ड या फिर प्राइज़। देखो, अगर हम बात करें कि ये मैरकॉनी प्राइज़ किसको दिया गया, तो देखो कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्ण को ही दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज रेजिंग डे हैज़ बीन रिवाइज्ड इन 2022। 2022 में क्या CISF का रेजिंग डे रिवाइज किया गया था? इस क्वेश्चन को समझना, रिवाइज करने का मतलब क्या है। रिवाइज देखो, CISF का रेजिंग डे जो है ना वो पहले मनाया जाता था 10 मार्च को। पहले ये 10 मार्च को मनाया जाता था। 2023 में इसको रिवाइज किया गया, 22 में नहीं, 2023 में इसको रिवाइज किया गया और कहा गया कि हम 12 मार्च को इसको मनाएंगे। अब ये 12 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी स्टेटमेंट गलत आपके पास हो गई। तीसरे में बोलते हैं द वाइडेस्ट गैप ऑफ वेस्टर्न घाट इज एट पालगढ़ इन केरला, की वाइडेस्ट गैप जो वेस्टर्न घाट का है वो पालघाट केरला में है। बिल्कुल सही बात है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो गई। और फ्लाई ऐश इज अ वांटेड वारंट रेजिड्यू इन कोल थर्मल पावर प्लांट, ये गलत है। तो पहली तीसरी स्टेटमेंट ऑप्शन सी जो है वो 38 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। आगे बोला गया है यहाँ पर मैच करने हैं। कुछ एक पेलोड्स हमारे पास दिए गए हैं, इनकी लॉन्चिंग डेट ध्यान रखनी। मैंने एक्सपोसैट आपको बताया था, एक्सपोसैट जनवरी 1 2024 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आदित्य L1 देखेंगे तो 2023 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैच कर लेते ना, जैसे कि सी का चौथा हो जाएगा, तो आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो निकल कर सही आंसर यहाँ पर आ जाता। और उसी तरह अगर हम देखेंगे ना कि कार्टोसैट 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसको नवंबर 27 2019 में लॉन्च किया गया था। रीसेट 2B को देखेंगे तो मई 22 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम 39 का देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ गया। ऐसे ही याद रखना इन सभी को, कुछ भी पूछा जाएगा ना तो आप सीधा 2 नंबर लेकर आ जाएंगे एग्ज़ाम में। आगे बोलते हैं समिट्स और उनकी लोकेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी समिट और उसकी लोकेशन क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आसियान दिया गया है। तो आसियान की जो लोकेशन है 2024 में 40 का जो है वो ऑप्शन डी लाओस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपने लाओस ध्यान रखना। COP29 की समिट की बात करें तो ये बाकू में होगी। बिल्कुल सही बात है, पढ़ा है हमने। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है वो काजन में होगी, कजान में ये होगी ब्रिक्स की समिट, तो ये आपने ध्यान रखना है। नाटो की बात करते हैं तो नाटो की ये समिट जो है वो कहाँ पर होगी, ये वॉशिंगटन में होगी, ये तीसरे में होगी। तो इसका जो ए जो है वो पहले के साथ मैच करेगा और जो बी है वो ए जो है वो चौथे के साथ मैच करेगा, बी जो है वो पहले के साथ जो है वो मैच कर जाएगा, सी जो है वो दूसरे के साथ मैच कर जाएगा और डी जो है वो तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। चौथा पहला और दूसरा तीसरा, इस तरह से जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। चौथा पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें 41 क्वेश्चन क्या बोलते हैं। बोलते हैं यह किसने लिखा था कि यदि
उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे अकाल का बार बार सामना करना पड़ेगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? देखो, ये लाइंस कही गई थी रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। रमेश चंद्र दत्त ने कहा था ये कि अगर उत्पादकों को अपंग बना दिया जाए, किसानों के ऊपर करों का बोझ डाल दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश जो है वो स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और अकाल वहाँ पर बार बार आएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि रमेश चंद्र दत्त ने ये कहा था। ये कोट्स इस तरह से बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में रिपीट करके। अब हिमाचल जी के देखिए, बोलते हैं डांडरा मूवमेंट विच टुक प्लेस अगेंस्ट लैंड सेटलमेंट इन बिलासपुर इन 1930, द पीपल ऑफ विच परगना फर्स्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट। डांडरा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था, पता है आपको। 1930 में हुआ था, ये भी पता चल गया। बोलते हैं ये भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध था। सबसे पहले किस परगना के लोगों ने इस भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन यहाँ पर किया था? तो ये किया गया था बहादुरपुर के लोगों के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन में से ही 2-3 पॉइंट जो है वो निकल कर रहते हैं। डांडरा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर के कौन से परगना में? बहादुरपुर परगना में जो था वो हुआ था। दूसरा कब हुआ था? ये तो 1930 में ये हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ बलसन ठकुराइन। तो बलसन ठकुराइन के संस्थापक जो था वो कौन थे? देखो, बलसन जितनी भी ठकुराइयाँ हैं हम उनको बार बार रिवाइज करते रहते हैं। बलसन ठकुराइन के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो अलग सिंह इसके संस्थापक थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अलग सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कुछ और रियासतें, कुछ और ठकुराइयाँ भी हमारे पास हैं जिनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो हम याद करेंगे अभी या फिर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो बलसन के बारे में आप जानिए। बलसन की स्थापना जो है वो अलग चंद के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ना मूलचंद भी दिया गया है। मूलचंद ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो सरी ठकुराई एक हुआ करती जिसकी स्थापना मूलचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। वैसे ही अगर हम बात करें हरिचंद, यहाँ पर दिया गया है। हरिचंद के द्वारा कहाँ की स्थापना जो था वो की गई थी? तो गुलेर हम पढ़ते हैं, गुलेर की स्थापना जो है वो हरिचंद के द्वारा जो था वो की गई थी, वो भी ध्यान रखें। जल्दी से कुछ एक रियासतें रिवाइज करते हैं, जैसे कि दारकोटी रियासत हो गई, इसकी स्थापना दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी। धामी की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। देलट की स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। कियोंथल की स्थापना गिरी सेन ने की थी। रतेश की स्थापना राजा राम सिंह ने की थी। कुमारसेन की स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा की गई थी। थियोक की स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। और कुनिहार की स्थापना अभोज देव के द्वारा की गई थी। बघाट की स्थापना बसंत पौल के द्वारा की गई थी। कुटलहर की स्थापना जसपाल के द्वारा की गई थी। महलोक की स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई थी। तो ये 8-10 रियासतें हमने जल्दी से पढ़ ली, इनको आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो आप कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है आपके लिए? जसवां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं द ऑथर ऑफ बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी क्या? आगे बोलते हैं चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी रामाकृष्णन परमहंसा वॉज गदाधर। तो बोलते हैं कि जो स्वामी रामाकृष्णन परमहंस थे उनका बचपन का नाम जो है वो गदाधर था। तो 44 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। देखो, ये जो पाकिस्तान एंड पार्टीशन किताब थी BR अम्बेडकर ने लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। और स्वामी रामाकृष्णन परमहंस जो थे ना, इनका बचपन का नाम जो था वो गदाधर था, ये आपने ध्यान रखना है। दोनों स्टेटमेंट सही हो गई। आगे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1883। ये जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था, इसकी स्थापना जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में की गई थी। आगे बोलते हैं वेद समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1867 एट कर्नाटका, कि वेद समाज की स्थापना 1867 में कर्नाटक में हुई थी। देखो, ये इसका ऑप्शन भी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम वेद समाज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वेद समाज की स्थापना जो था वो 1864 में की गई थी और मद्रास चेन्नई में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चंबा हैड इट्स ऑन करेंसी सिंस एंशिएंट टाइम, दिस वाज कॉल्ड चकली। बिल्कुल सही बात है, चंबा की एंशिएंट करेंसी है और चकली उसका नाम है।
आगे 46 आगे दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा ललित वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ट 2 टेम्पल नेम्ड चंद्रगुप्त एंड कामेश्वर इन चंबा। तो चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर ललित वर्मन ने नहीं, साहिल वर्मन ने बनवाए थे, वो हमने पढ़ा है। तो 46 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी, परंतु कौन से ईयर में चंबा शहर की स्थापना की गई थी वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ एक हमारे पास इंडियन हिस्ट्री के जो है वो इवेंट्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीग इन कलकत्ता, फॉर्मेशन ऑफ सत्या शोधक समाज और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। सबसे पहले बात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की होगी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में स्थापित की गई थी 1866 में, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इंडियन लीग दिया गया है। तो देखो, इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, 1875 में की गई थी। 1875 में किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। उनके साथ कुछ और एसोसिएट भी उनके थे। शिशिर कुमार घोष का नाम मुख्य है यहाँ पर। सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो कब की गई थी? तो आपने ध्यान रखना है कि सत्याशोधक समाज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी स्थापना जो था वो 1873 में की गई थी। 1873 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबाई फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तो अगर हम बात करते हैं बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की, तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ये भी इम्पोर्टेंट है और ये 1868 में जो था वो स्थापित की गई थी। 1868 में इसको सैयद इमदाद अली के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था, वो भी ध्यान रखना है। अब हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले क्या आया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन की थी वो आई, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 की हो जाएगी, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा, पहला चौथा। और उसके बाद सत्याशोधक समाज हो जाएगा, मतलब तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास दूसरा हो जाएगा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा? ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है। बिल्कुल सही बात है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं अरेंज दीज प्री कांग्रेस एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कुछ संस्थाएं हमारे पास दी गई हैं, संगठन दिए गए हैं, इनकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुई थी, पता होना चाहिए, फिर उनको अरेंज करेंगे। पहले तो इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर दिया गया है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, किसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1876 में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे दिया गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना था। आगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो दिया गया है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। उसके आगे पूना सार्वजनिक सभा दिया गया है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में जो था वो की गई थी। अब क्रोनोलॉजिकली जब अरेंज करेंगे तो 20 सबसे पहले आएगा ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। उसके बाद आपके पास पूना सार्वजनिक सभा चौथे नंबर पर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है वो इंडियन एसोसिएशन पहला जो है वो आपका पास आ जाएगा। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपके पास आ जाएगा दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन सी जो है वो 48 का सही आंसर है। बिल्कुल सही बात है जी, ऑप्शन सी ही जो है वो इसका सही आंसर है 48 का। क्लियर हो गया कब कब स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द सुकेत स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सुकेत के कुछ रूलर्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसके लिए सुकेत की हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उग्रसेन जो था वो आए थे, उसके बाद रुद्रसेन आए थे, उसके बाद भीमसेन आए थे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो था वो लक्ष्मण सेन अंतिम राजा था जो था वो आए थे। तो इस तरह से हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 50 देखिए क्या बोलते हैं परमहंस मंडली वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन मद्रास की परमहंस मंडली की स्थापना मद्रास में की गई थी। तो अगर हम देखेंगे तो मद्रास में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी, बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया है अल्फ्रेड वेब वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल गलत बात है, अल्फ्रेड वेब नहीं थे। अच्छा, कौन थे ये? तो ये जॉर्ज यूले हुआ करते थे। जॉर्ज यूले का नाम ध्यान रखना है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है।
बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हेल्ड इन लंदन, बिल्कुल सही बात है, नहीं पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड में ही पार्टिसिपेट किया था। तीसरी और चौथी ये सही स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो 50 का सही आंसर हो जाएगा। 50 का ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया है और हमने जो है थोड़ा डिटेल से भी जान लिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अभिनव भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ये आपने बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बाकी देखो, अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening it very patiently.